नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सरकार ने स्वदेशी आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात की मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने देश में एथेनॉल बनाने की क्षमता बढ़ाने की संशोधित योजना को स्वीकृति दी। सरकार और किसान संगठनों के बीच आज छठे दौर की बातचीत हुई। अगली वार्ता 4 जनवरी को होगी। सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि बढ़ाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखेंगे और देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.99% हुई। समाचार संध्या में दिव्या तोमर के साथ मैं मुकेश कुमार। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने जमीन से हवा में मार करने वाली स्वदेश निर्मित आकाश मिसाइल के निर्यात को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। रक्षा निर्यात प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि इस फैसले से देश की रक्षा निर्यात से आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बड़ी तादाद में कई तरह के रक्षा उपकरण और मिसाइलें देश में बनाई जा रही हैं। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 96% से अधिक स्वदेशी तकनीक से निर्मित आकाश मिसाइल देश की रक्षा क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित 25 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली आकाश मिसाइल लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन पर सटीक निशाना लगा सकती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने उन्नत किस्म के रक्षा उपकरणों के निर्यात पर जोर देते हुए $5 अरब के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार मित्र देशों के साथ सामरिक संबंध भी बेहतर बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि आकाश मिसाइल के निर्यात को मंजूरी मिलने से कई अन्य रक्षा उपकरणों के निर्यात का भी रास्ता खुलेगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने देश में पहली पीढ़ी 1G एथेनॉल बनाने की क्षमता बढ़ाने के लिए संशोधित योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत चावल, गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार, गन्ना और चुकंदर इत्यादि से एथेनॉल निकाला जाएगा। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एथेनॉल उत्पादक नई डिस्टिलरी को 4,573 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता देने को मंजूरी प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि भारत को तेल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2030 तक लगभग 1,000 करोड़ लीटर एथेनॉल की जरूरत होगी, ताकि आयात पर निर्भरता कम की जा सके। उन्होंने कहा कि भारत की मौजूदा क्षमता 684 करोड़ लीटर तेल उत्पादन की है। देश में एथेनॉल को प्राधान्य दिया जाए, हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी घटे, किसानों की आमदनी दुगुनी हो, उसमें एथेनॉल एक बड़ी फैक्टर बने। इसलिए मोदी सरकार ने कंटिन्यूअसली अनेक कदम उठाए हैं। आज उस कड़ी में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। श्री प्रधान ने बताया कि सरकार परियोजना के प्रस्तावकों द्वारा लिए गए ऋण पर 1 वर्ष की मोहलत सहित 5 वर्ष के लिए ब्याज अनुदान का वहन करेगी। इसका निर्धारण प्रतिवर्ष 6% ब्याज दर या बैंक द्वारा लिए गए ब्याज के 50% से जो भी कम होगा उसके आधार पर किया जाएगा। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि मंत्रिमंडलीय समिति ने पारादीप बंदरगाह पर पोतों के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत निर्माण, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर पश्चिमी गोदी के विकास सहित विभिन्न बंदरगाह सुविधाओं के विकास की भी स्वीकृति दे दी है। इस परियोजना पर 3,004 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे कोयला और चूना पत्थर के आयात और इस्पात उत्पादों के निर्यात की आवश्यकताएं पूरी होंगी। इस परियोजना से बंदरगाहों पर भीड़भाड़ कम होगी, समुद्री मार्ग से माल भाड़े में कमी आएगी, जिससे कोयले का आयात सस्ता होगा और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। 25 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो के क्षमता वाला 18 मीटर ड्राफ्ट वाला एक डॉक बनाने जा रहे हैं। 3,000 करोड़ खर्च से बनने वाले इस डॉक में कैप वेसेस आ पाएगी। डॉक बनेगा तो उसका बहुत बड़ा फायदा है। मोदी जी के ये विचारों को उससे चरितार्थ होना है कि ईस्टर्न कोस्ट
ईस्टर्न पार्ट मतलब पारादीप ये पूर्वोदय का द्वीप बनेगा। मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र, कर्नाटक में तुमकुरू औद्योगिक क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के लिए आधारभूत उपकरणों के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस परियोजना से लगभग 3 लाख रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। जहां माल ढुलाई होगी उस कॉरिडोर के साथ जहां एक्सप्रेसवेज है, जहां बंदरगाह है, जहां रेलवे की बड़ी सुविधा है और जहां एयरपोर्ट भी है, ऐसे जगह औद्योगिक शहरों का क्षेत्रों का विकास करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय इकोनॉमिक अफेयर्स ने लिया है। तो 7,725 करोड़ के लागत से और जिससे लगभग 3 लाख रोजगार पैदा होंगे, ऐसी योजना को आज मंजूरी मिली है। श्री जावड़ेकर ने यह भी बताया कि 2021 में एस्टोनिया, परागोवा और डोमिनिकन रिपब्लिक में भारतीय दूतावास खोलने को भी मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि इन तीनों देशों में भारतीय दूतावास खोलने से इनके साथ भारत के राजनयिक संबंध बढ़ेंगे और द्विपक्षीय व्यापार, निवेश तथा आर्थिक संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। मंत्रिमंडल ने बाहरी अंतरिक्ष में सहयोग के बारे में भारत और भूटान के बीच हुए समझौते के ज्ञापन को भी मंजूरी दे दी है। इस सहमति पत्र पर इस वर्ष 19 नवंबर को हस्ताक्षर किए गए थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच छठे दौर की वार्ता आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। इसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश उपस्थित थे। बैठक के बाद श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि बातचीत बहुत अच्छे माहौल में हुई और सकारात्मक रूप से संपन्न हुई। उन्होंने बताया कि 4 मुद्दों में से 2 पर सहमति बन गई है। श्री तोमर ने बताया कि दिल्ली में कड़ाके की ठंड को देखते हुए उन्होंने किसान नेताओं से अनुरोध किया कि वे बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को वापस अपने घर भेज दें। उन्होंने बताया कि अगले दौर की बातचीत 4 जनवरी को होगी। श्री तोमर ने यह भी बताया कि अगले दौर की बातचीत में 3 कृषि कानूनों और न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी पर बातचीत जारी रहेगी। आज की बैठक में किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला जो एनवायरमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है, उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया नहीं है, किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रपति को देश विदेश से संबंधित मामलों की जानकारी दी। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया कि श्री मोदी और श्री कोविंद ने एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और देशवासियों के लिए बेहतर भविष्य की कामना की। प्रधानमंत्री कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के राजकोट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की आधारशिला रखेंगे। नए एम्स के लिए 200 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। इसके निर्माण पर 1195 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। वर्ष 2022 के मध्य तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाने की संभावना है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 750 बिस्तरों वाले इस अस्पताल में 30 बिस्तरों पर एक आयुष ब्लॉक भी होगा। इसमें एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए 125 सीटें और नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए 60 सीटें होंगी। कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी उपस्थित रहेंगे।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि डिजिटल तकनीक का लाभ सभी तक पहुंचाने के लिए डिजिटल इंडिया पहल के तहत प्रयास जारी रहने चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 प्रदान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी से प्राप्त नवीन समाधानों को देश के दूर दराज के इलाकों में भी आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। श्री कोविंद ने कहा कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और हित में कागज और संपर्क रहित प्रक्रिया के जरिए सरकारी कार्यालयों में कामकाज के नए उपाय भी तलाशे जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने में भी मदद मिलेगी। The digital infrastructure has been strengthened in recent years. Education continued without a break as most institutions started offering lessons online. From the judiciary to telemedicine, scores of sectors switched to the virtual mode. For the government too, information technology was one of the most crucial tools to deliver a variety of services to citizens and keep the wheels of the economy turning. ये पहली बार है कि डिजिटल इंडिया पुरस्कारों के नामांकन से लेकर पुरस्कार समारोह तक की समूची प्रक्रिया ऑनलाइन आयोजित की गई। देश 2030 तक अपनी स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 60% हिस्सा स्वच्छ और हरित स्रोतों से हासिल कर सकेगा। आकाशवाणी के साथ विशेष साक्षात्कार में केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार देश में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि वे अपने यहां कम से कम एक शहर को ग्रीन सिटी बनाएं। श्री सिंह ने कहा कि सरकार विशेष ध्यान दिए जाने वाले सभी क्षेत्रों पर जोर देते हुए नवीन और हरित ऊर्जा की दिशा में तेजी से काम कर रही है। By 2030, our non-fossil fuel generating capacity will be 65%. If you add the capacity under construction, then our non-fossil fuel power generation capacity comes to almost about 51%. We've asked every state to select one town or city, which they will declare as a solar city, a totally green city. And the states have selected towns, public cities, and they have communicated to us. And we have drawn up plans for converting those cities into totally green cities. The other focus areas, so apart from one city in every state, the focus areas are Andaman Nicobar, Lakshadweep, and Ladakh. उन्होंने कहा कि केंद्र ने देश में बिजली की पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वैश्विक महामारी के बावजूद करीब 18 महीने की अवधि में ही लगभग 2 करोड़ 80 लाख नए बिजली उपभोक्ता बने हैं। हाल ही में लागू किए गए बिजली उपभोक्ता अधिकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन्हें उपभोक्ताओं के लिए बेहतर सेवा सुनिश्चित करने के इरादे से लाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 2019 में शुरू की गई कुसुम योजना पर भी श्री सिंह ने कहा कि इस योजना ने किसानों, बिजली वितरण कंपनियों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की काफी बचत की है। श्रोता ये पूरी भेंटवार्ता स्पॉटलाइट कार्यक्रम में आज रात 9:15 बजे से FM गोल्ड पर सुन सकते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मेघालय के रिभुई जिले में पूर्वोत्तर के पहले विशेष अदरक प्रसंस्करण संयंत्र का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। वर्ष 2021 के शुरू में इसके संचालित हो जाने की संभावना है। डॉक्टर सिंह आज सरकारी क्षेत्र की इकाई पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम के कार्यकलापों की समीक्षा कर रहे थे। डॉक्टर सिंह ने बताया कि वर्ष 2004 में स्थापित पूर्वोत्तर भारत का ये एकमात्र अदरक प्रसंस्करण संयंत्र है, लेकिन वर्षों से इसमें कोई काम नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि कृषि विपणन निगम ने इसे फिर से सक्रिय करने की जिम्मेदारी ली है और सार्वजनिक निजी भागीदारी की सहायता से इसे फिर से शुरू किए जाने के लिए कदम उठाए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सरकार और किसान संगठनों के बीच आज छठे दौर की बातचीत में 4 में से 2 मुद्दों पर सहमति बनी। अगली वार्ता 4 जनवरी को होगी। सरकार ने स्वदेशी आकाश मिसाइल के निर्यात की मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने देश में एथेनॉल बनाने की क्षमता बढ़ाने की संशोधित योजना को स्वीकृति दी। सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि बढ़ाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखेंगे और देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.99% हुई। सरकार ने कोविड महामारी के मद्देनजर वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ा दी है। वैयक्तिक करदाताओं के लिए ये समय सीमा अगले वर्ष 10 जनवरी तक और कंपनियों के लिए 15 फरवरी तक बढ़ाई गई है।
सरकार पहले भी 2 बार ये समय सीमा बढ़ा चुकी है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.99% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 26,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि अब तक 98,34,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय कुल संक्रमित लोगों के केवल 2.56% ही सक्रिय रोगी हैं। अब देश में करीब 2,62,000 रोगियों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटे में 20,550 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। संक्रमित लोगों की कुल संख्या अब तक 1 करोड़ 2 लाख से अधिक हो गई है। इस समय कोविड मृत्यु दर 1.45% है, जो विश्व में सबसे कम मृत्यु दरों में से एक है। पिछले 24 घंटों में 286 रोगियों की मौत हुई है। अब तक इस महामारी से 1,48,439 लोगों की मृत्यु हुई है। देश ने कोविड जांच के मामले में एक और उपलब्धि हासिल की है। पिछले 24 घंटे में 11,20,000 से अधिक जांच की गई। अब तक 17 करोड़ से अधिक जांच की जा चुकी हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के अनुसार देश भर में अब तक 17 करोड़ 9 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई है। ब्रिटेन से भारत लौटे 20 लोगों में कोरोना वायरस के नए स्वरूप की पुष्टि हुई है। इनमें वे 6 लोग भी शामिल हैं, जिनमें से 3 की बेंगलुरु के निमहंस में, 2 की हैदराबाद के सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और 1 व्यक्ति की पुणे की राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान में पुष्टि हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि वायरस का पता लगाने के लिए 10 प्रयोगशालाओं में 107 नमूनों की जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सरकार ने ब्रिटेन से आने और जाने वाली उड़ानों पर लगी अस्थायी रोक 7 जनवरी 2021 तक बढ़ा दी है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस अवधि के बाद उड़ानें फिर शुरू होने पर कड़े नियमों का पालन किया जाएगा। इस बारे में विस्तृत जानकारी की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी। इससे पहले ब्रिटेन से भारत आने वाली सभी उड़ानों पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी गई थी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने राज्य के लोगों से अपील की है कि नए वर्ष का स्वागत शांति और सादगी से करें। उन्होंने कहा कि लोगों को राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश पर पूरे तौर से अमल करना चाहिए। इस बीच राज्य में लगाए गए लॉकडाउन प्रतिबंधों को 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने आज इस संबंध में एक आदेश जारी किया। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में कोरोना का असर धीरे धीरे कम होने के बाद नए साल में निर्बंधों में ढील दिए जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपीय देशों में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से बाधित कुछ यात्री देश के कुछ राज्यों में दाखिल होने के कारण महाराष्ट्र सरकार सावधानी बरत रही है। नए साल के समारोह तथा अन्य गतिविधियों पर राज्य सरकार ने निर्बंधों की पहले ही घोषणा की है और दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद सातारा समेत कई जिला प्रशासनों ने पर्यटन स्थलों पर भीड़ को टालने हेतु खासकर नए साल के स्वागत के लिए रात को होने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगाने के लिए रात को संचारबंदी भी जारी की है। इस दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि अभी तक राज्य में नए कोरोना वायरस स्ट्रेन से बाधित कोई यात्री नहीं पाया गया है। हालांकि उन्होंने यूरोपीय देशों से आए हुए यात्रियों से आह्वान किया है कि वे स्वयं स्फूर्ति से आगे आए और नए कोरोना स्ट्रेन के संक्रमण को रोकने के लिए अपनी जांच करा ले। राज्य में अभी भी यूरोपीय देशों से आए कुछ यात्रियों से संपर्क नहीं हुआ है और इससे राज्य के स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में ब्रिटेन से लौटे 2,500 से अधिक लोगों की कोविड जांच कराई है। इनमें से 10 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इन लोगों ने कोविड वायरस के नए प्रकार के मौजूद होने के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं, इसलिए सरकार ने इनके नमूनों को जीनोम अनुक्रमण जांच के लिए भेजा है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार प्रतिदिन 1.5 लाख से ज्यादा कोविड परीक्षण कर रही है। अब तक उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में सबसे ज्यादा संख्या में कोविड परीक्षण किए हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में पुलिस और प्रशासन के 75 आला अफसरों ने विभिन्न जिलों का दौरा किया और कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जमीनी स्तर पर किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। उन्होंने अपनी विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। इस बीच राज्य में पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 1,043 नए मामलों का पता चला है और अब प्रदेश में कोविड से पीड़ित मरीजों की संख्या 14,155 हो गई है। राजधानी लखनऊ में कोविड के मरीजों की संख्या सबसे अधिक है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कोविड महामारी का असर अब बहुत कम हो गया है। लद्दाख में संक्रमण मुक्त होने की दर 96% पर पहुंच गई है।
इस वर्ष मार्च के बाद से यूनियन टेरिटरी लद्दाख ने 1,03,144 नमूने के जांच किए हैं। शुरुआत में परीक्षण के लिए एनसीडीसी नई दिल्ली और या चंडीगढ़ के PGIMER पर लद्दाख निर्भर था। हालांकि लद्दाख में भीतर लेह और कारगिल जिलों में से परीक्षण सुविधाओं के स्थापना के बाद प्रशासन ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आक्रामक परीक्षण को अपनाया है। इस बीच लेह प्रशासन ने यूनाइटेड किंगडम में पाए गए कोरोना वायरस के उत्परिवर्त से निपटने के लिए कमर कस ली। 7 दिन के अनिवार्य घरेलू संगरोध के लिए भेजने से पहले लेह और कारगिल के चिकित्सा विभाग हवाई या सड़क मार्ग से लद्दाख क्षेत्र में आने वाले यात्रियों का परीक्षण कर रहे हैं। इसके अलावा लेह जिला प्रशासन 15 जनवरी तक सभी प्रकार के समारोह पर प्रतिबंध लगाने के विचार कर रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए लेह से रमेश चंद्रा। केरल में आज कोविड के 6,268 नए मामले सामने आए, जबकि 5,707 लोग संक्रमण से मुक्त हुए। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 63,887 नमूनों की जांच की गई और इसके साथ ही जांच की मौजूदा दर 9.81% हो गई। राज्य में अब तक कुल 6,87,104 लोग संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार और किसानों के बीच आज हुई बातचीत में 4 मुद्दों में से 2 पर सहमति बनने की खबर आप सुन चुके हैं। इस बीच खबर मिली है कि श्री तोमर ने इसका विवरण देते हुए बताया कि जिन मुद्दों पर सहमति बनी है ये हैं पर्यावरण से संबंधित अध्यादेश और बिजली कानून। उन्होंने बताया कि सरकार कहती रही है कि MSP जारी रहेगी और वो इसे लिखित में देने को तैयार है। श्री तोमर ने बताया कि किसान संगठन चाहते हैं कि इसे कानूनी जामा पहनाया जाए, इसलिए MSP के कानूनी पहलुओं पर बातचीत जारी रहेगी। वर्ष 2020 समाप्त हो रहा है। हम आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम 2020 की बात आकाशवाणी के साथ लेकर आए हैं। इस कार्यक्रम में वर्ष 2020 की प्रमुख घटनाओं की झलकियां प्रस्तुत की जाएंगी। 2020 का ये गुजरता वर्ष क्या रहा खास? कौन अर्श पर तो कौन फर्श पर? सामाजिक, आर्थिक, वैश्विक और राजनीतिक पटल पर कौन सी घटनाओं ने अपनी छाप छोड़ी? वैश्विक कोरोना आपदा के बीच मनुष्य की जिंदा दिली की कहानी आकाशवाणी की जुबानी। सुनिए विशेष कार्यक्रम 2020 की बात आकाशवाणी के साथ 30 दिसंबर बुधवार को और 31 दिसंबर बृहस्पतिवार को रात 9:30 बजे से 10 बजे तक आकाशवाणी के 100.1 FM गोल्ड चैनल पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, AIR न्यूज अलर्ट्स, ट्विटर, फेसबुक पेज और पॉडकास्ट पर भी सुना जा सकता है। वर्ष की प्रमुख झलकियों के बारे में वार्षिकी श्रृंखला 2020 के तहत आज हम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उद्योग MSME पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। 2014 में सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने MSME क्षेत्र पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। MSME को प्रोत्साहित करने से जुड़े कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि MSME क्षेत्र कृषि क्षेत्र के बाद सबसे अधिक संख्या में रोजगार प्रदान करता है। उन्होंने कहा था कि यदि कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है तो MSME क्षेत्र अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ है। ये उन्नति के लिए शक्ति प्रदान करता है। ये हम भली भांति जानते हैं कि MSME या छोटे उद्योग हमारे देश में करोड़ों देशवासियों की रोजी रोटी का साधन, अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये MSME कृषि के बाद रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। खेती अगर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तो MSME उसके मजबूत कदम है जो देश की प्रगति को गति देने का काम। कढ़ाई बुनाई से लेकर दवाई तक, खेत खलिहान से लेकर खेल के मैदान तक, वस्त्र से लेकर के शस्त्र तक, ऊन से लेकर के ऊर्जा तक, ऐसे अनेक क्षेत्रों में लघु उद्योग हमेशा से अपना अहम योगदान देते रहे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि MSME सकल घरेलू उत्पाद का 30% और निर्यात में 48% तक योगदान देता है।
Presently, MSME is the most important sector for the country. I say it is the backbone of Indian economy. In Indian growth, GDP, 30% contribution of MSME is there. As far as the export is concerned, it is 48% from MSME. And up till now, 11 crore jobs which already created by MSME. हमारे संवाददाता ने बताया है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय पूरे देश में एमएसएमई को बढ़ावा देने और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू कर रहा है। इन योजनाओं और कार्यक्रमों में शामिल है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए कोष की योजना स्फूर्ति, नवाचार ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए योजना एस्पायर और उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम। आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार ने सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग एमएसएमई उद्योग सहित सभी वर्गों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र की सहायता के लिए 20,000 करोड़ रुपए के अधीनस्थ ऋण, 3 लाख करोड़ रुपए व्यापार के लिए संपार्श्विक मुक्त स्वतः ऋण, एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नए संशोधित मानदंड, उद्यम के माध्यम से एमएसएमई पंजीकरण जैसे कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने एक ऑनलाइन पोर्टल चैंपियंस शुरू किया था, जिसमें ई गवर्नेंस के कई पहलू शामिल किए गए हैं और इसमें शिकायतों का निवारण भी किया जाता है। सरकार ने एमएसएमई अधिनियम के तहत सार्वजनिक खरीद नीति अधिसूचित किया है। इसके तहत केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा वार्षिक खरीद का 25% सूक्ष्म और लघु उद्योगों से किया जाना है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्योगों से 4% और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्योगों से 3% खरीद किया जाना है। 358 वस्तुओं को सूक्ष्म और लघु उद्योगों से खरीद के लिए आरक्षित किया गया है। एमएसएमई मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्रालयों, सार्वजनिक उद्यमों, राज्य सरकार या अन्य खरीदारों द्वारा विलंबित भुगतान के लिए समाधान पोर्टल शुरू किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल भी शीतलहर जारी रहेगी। तापमान 3 और 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पश्चिम की बात करें तो मुंबई में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। तापमान 18 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। दक्षिण में चेन्नई चलें तो मुख्य रूप से बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा भी हो सकती है। तापमान 25 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। बात करें पूरब की तो कोलकाता में सुबह धुंध रहने और बाद में आसमान साफ रहने का अनुमान है। तापमान 12 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। वहीं उत्तर भारत में श्रीनगर में सामान्यतः आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर और शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री कम और अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। जम्मू में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर बाद या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। लेह में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 15 डिग्री नीचे जबकि अधिकतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गिलगित में सामान्यतः आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर बाद या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री नीचे और अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर बाद या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 1 और 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। पूर्वोत्तर चले तो गुवाहाटी में तड़के कोहरा या धुंध छाई रह सकती है। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से अलका सिंह। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 133 अंक बढ़कर 47,746 के नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 49 अंक बढ़कर 13,982 के नए सर्वोच्च स्तर पर बंद हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराए जाने की 75वीं वर्षगांठ पर आज उन्हें स्मरण किया। श्री मोदी ने ट्विटर पर बताया कि वे इस विशेष दिन की 75वीं वर्षगांठ के सिलसिले में पोर्ट ब्लेयर गए थे और उन्हें वहां तिरंगा फहराने का सम्मान मिला। प्रधानमंत्री ने इसकी कुछ तस्वीरें भी शेयर की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार और किसान संगठनों के बीच आज छठे दौर की बातचीत में 4 में से 2 मुद्दों पर सहमति बनी। अगली वार्ता 4 जनवरी को होगी। सरकार ने स्वदेशी आकाश मिसाइल प्रणाली की निर्यात की मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने देश में एथेनॉल बनाने की क्षमता बढ़ाने की संशोधित योजना को स्वीकृति दी। सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि बढ़ाई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखेंगे और देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.99% हुई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।